नमस्कार, इंडिया लाइव समाचार में मैं हूं आपके साथ पारस और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम खबर की खबर, जिसमें हम आपको दिखाते हैं प्रत्येक सप्ताह किसी विशेष समाचार का विशेषज्ञों के साथ विश्लेषण। आज हमारा चर्चा का विषय है चीनी संकट। भारत और चीन सीमा पर आमने सामने खड़े हुए हैं। भारत के 20 जवान शहीद हो चुके हैं। भारत ने चीन को भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीन के 43 जवानों को मार गिराया है। वहीं चीन अपनी पुरानी आदतों के चलते इस जानकारी को छुपा रहा है। लोग भड़के हुए हैं, चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। विपक्ष भी सरकार के साथ में है। कांग्रेस सरकार से लगातार सवाल दाग रही। वहीं कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच हुए समझौते की बात सामने आ रही है। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन ने 95 लाख रुपए दिए हैं, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। लोग चाइनीज आयात को रोकने की बात कर रहे हैं। व्यावसायिक चाइनीज सामान को इंडिया में बनाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक नारा दिया है, लोकल फॉर वोकल। हाँ, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड बौद्धिक प्रमुख नूतन चतुर्वेदी जी। नूतन जी भारत के प्रसिद्ध संस्थान से MBA किए हैं। पिछले 15 वर्ष से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय में कार्य करने के पश्चात 5 वर्षों से अपने गांव में ग्राम स्वराज पर शोध कर रहे हैं। आइए इन विषयों पर अब हम इनसे चर्चा करते हैं। नूतन जी, इंडिया लाइव समाचार में आपका स्वागत है। भारत चीन संकट पर कई खबरें आ रही हैं। आपको क्या लगता है, यह संकट कहां तक जाएगा? क्या युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं? धन्यवाद पारस जी, आपने मुझे अपने यहाँ बुलाया। जहाँ तक युद्ध का सवाल है, मैं कोई ऐसा फुल फ्लेजेड वॉर चाइना के साथ में नहीं देख रहा, और भारत को भी फुल फ्लेज वॉर में अभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारी सेना वीर है। मुझे पूरा भरोसा है, हमारे सेना अध्यक्ष ने और सीडीएस ने कहा कि वो चीन और पाकिस्तान दोनों से निपटने में सक्षम है, और मुझे उनकी बात पे पूरा भरोसा है। किंतु हम लड़ाई पे आक्रमण करके और नेस्तनाबूद कर सके, वो क्षमता मैं समझता हूँ कि हमारे सेना का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो 10 साल तक संपर्क सरकार ने अटका रहा, तो उससे जो असर पड़ा है उसको उभरने में कुछ साल अभी और लगे हुए हैं। भारत तेजी के साथ में वेपन सिस्टम ले रहा है। हमारी एयरफोर्स में जो प्लेन्स की स्ट्रेंथ है, तो स्क्वाड्रंस है, वो कम हुए, वो दोगुनी होने वाले हैं। रफेल जैसे हमारे पास प्लेन्स आने वाले हैं। इंडिया का तेजस मार्क 2 शामिल। तो मैं समझता हूँ कि अगले 4-5 सालों में हम बहुत अच्छी अवस्था में होंगे आज के मुकाबले वेपन सिस्टम के मामले में। तब हमारे पास में स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज़ भी आज के मुकाबले बेटर होंगी। डिफेंस होम कर सकते हैं, इसको कोई शक नहीं है। तो मैं समझ, और दूसरा, चाइना जो है वो जानता है कि भाई ये भारत का भारत नहीं है, जबकि 30-35,000 सोल्जर्स थे सीमा के ऊपर में। अब भारत की चीन की सीमा के साथ में ही 2 लाख जवान लगे हैं, उतने ही चीन के जवान हैं। और हमने अभी की लड़ाई में और 62 की लड़ाई में, दोनों में हमने देखा कि भाई चीन न्यूमेरिकल नंबर्स पे काम करते हैं। वो लोग एक सैनिक की पद के लिए के पीछे वो 10 सैनिक जाते हैं, तो लिहाजा वो 20 लाख सेना ला सके वो संभव उनके लिए नहीं है। तो लिहाजा चीन भी भारत के साथ लड़ाई करना नहीं चाहेगा। हाँ, क्योंकि वो ये जरूर दिखाना चाहेगा कि भारत अनस्टेबल है, भारत में स्टेबिलिटी नहीं है, तो उस वजह से वो सीमा के ऊपर में और नए मोर्चे खोल करके और कुछ तनातनी, ताकि लोगों को लगे। बिकॉज दुनिया के जो देश हैं, आप देख ही रहे हैं कि वो चीन से निकलना चाह रहे हैं, निकल करके भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत एक बड़ा मार्केट, खुद अपने आप में भारत एक बड़ा मार्केट है। तो और चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत जो है वो आर्थिक रूप से भारत समृद्ध हो, क्योंकि वियतनाम जानता है कि वियतनाम और जो उसके लोग हैं उनका तो कोई मुकाबला उससे है नहीं, भारत का मुकाबला है। भारत आर्थिक रूप से मजबूत और बने, वो चीन को और के लिए वो दिक्कत वाली बात है। तो चीन उसके लिए ये सब कुछ नाटक करेगा, लेकिन मैं समझता हूँ ये लड़ाई के लिए चीन जाने वाला है। अगर चीन के साथ युद्ध होता है तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान और नेपाल चीन के साथ नहीं जाएगा? क्या भारत चौतरफा नहीं घिर जाएगा?
देखिए, अगर ऐसी आप बड़ी लड़ाई की बात करते हैं कि लड़ाई हो जाए पाकिस्तान, पहले बात तो ये नेपाल को आप ध्यान दीजिए, नेपाल में कांग्रेस सरकार है तो वो तो कांग्रेस भारत में भी मोदी के खिलाफ है, और जो स्टैब्लिशमेंट है, जो सेना है, वो नेपाल की सेना भारत की सेना से आगे युद्ध करेगी सीमा पर, ये संभावना नहीं है, क्योंकि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ओली हैं वो वहाँ के सेना अध्यक्ष को मना नहीं पाए एक कड़ा बयान देने के लिए, क्योंकि भारत और नेपाल, भारत के जो ऑफिसर्स हैं वो भारत में, नेपाल के जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भारत में होती है। नेपाल की सेना अध्यक्ष भारत की सेना में मानद जनरल होते हैं, भारत की सेना अध्यक्ष नेपाल की सेना में मानद जनरल होते हैं, ऐसे गहरे रिश्ते हमारे पास में। तो मैं समझता हूँ कि अगर ओली इस स्थिति में जाकर के प्रेशराइज करते तो ओली वहाँ पर खुद निपट जाएंगे। नेपाल के साथ तो मैं देखता नहीं, पाकिस्तान हाँ ज़रूर करता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ स्थिति आती है तो मैं समझता हूँ कि भारत को इमीडिएटली तिब्बत को मान्यता दे देनी चाहिए। अगर वो आता है तो हम तिब्बत को मान्यता देने से चीन जो है वो तिब्बत की सरकार, निर्वासित सरकार हमारे पास में है, हम खुल कर चीन वहीं पर रुक जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति में ये ही है। अब चीन के साथ पाकिस्तान रहेगा, नॉर्थ कोरिया रहेगा और टर्की रहेगा, और कोई देश नहीं रहने वाला। भारत के साथ सभी देश रहने वाले हैं। तो इस स्थिति के अंदर में चीन जो है खुद उलझ जाएगा। चीन तिब्बत भाई वहीं तो हमारा उनका बॉर्डर मिलता है, तो लिहाजा हम पीछे से ही वहाँ गड़बड़ी शुरू कर दें। तो मैं समझता हूँ कि भारत को अगर ऐसी स्थिति आती है तो भारत को तिब्बत को अपने में स्वतंत्रता आंदोलन को बिल्कुल खुली छूट देनी चाहिए। मैं समझता हूँ चीन वहीं का वहीं करेगा। क्या आप पाकिस्तान और चीन के संयुक्त सैन्य शक्ति की भारत की सैन्य शक्ति से तुलना कर सकते हैं? सैन्य शक्ति की बात है, हम अपने बॉर्डर्स डिफरेंट कर सकते हैं। 2 लाख की हमारी, मैंने आपको बताया कि 2 लाख सैनिक हमारे समय चीन के भी वहाँ पर हैं, हमारे 2 लाख सैनिक जाना है। अगर चीन की सेना हमारी 25 लाख की है, अगर तो चीन को क्या है, चीन को जो है वो कहीं से तो चीन भी तो बॉर्डर मैनेज कर रहा है बहुत सारे देशों के साथ में। रशिया है और जो आपका वियतनाम है, वो भी तो कुछ कंट्रीज, जापान है, इनके साथ उसको बॉर्डर वो भी तो कर रहा है। फिर अगर पाकिस्तान उसके साथ आता है तो भारत का भी जो है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत से मिलकर के जो एक गठबंधन तैयार किया है, तो ये क्या मतलब खाली हाथ बैठा रहेगा? तो मैं समझता हूँ कि चीन को जो है वो घेरने के लिए हमारे पास में क्षमता है। अब वेपन सिस्टम्स की जहाँ तक तो हम उनको वो घेर सकते हैं। वेपन सिस्टम की जहाँ तक सवाल है तो चीन के पास में नंबर्स जरूर ज़्यादा हैं, तो कोई शक नहीं है, लेकिन चीन के जो सिस्टम्स हैं वो सिस्टम्स चीन के रशियन टेक्नोलॉजी और चीन की खुद की जुगाड़ की टेक्नोलॉजी, रिवर्स इंजीनियरिंग। एक्चुअली रिवर्स इंजीनियरिंग ये जो चोरी का एक अच्छा नाम उन्होंने दिया है। तो वो कोई भी देश से वो चीज़ उसने अगर उसको दे दी टेक्नोलॉजी तो वो फटाक से उसको खोलते हैं और खोल खाल के उसको जो है वो उसकी नकल तैयार करते हैं। इस वजह से दुनिया की जो कोई भी देश है वो अपनी अच्छी टेक्निक देता नहीं, इवन रशिया भी अपनी बेस्ट टेक्निक देता नहीं। जैसे कि रशिया ने चाइना को सुखोई, तो चाइना ने रशिया से सुखोई खरीदा, उनके अपने प्लेन्स उनको उन्होंने बनाए वो कबाब थे, उनके इंजन जो उन्होंने बनाए थे वो बेकार थे, तो लिहाजा उन्होंने रशिया से उन्होंने खरीदा। अब सुखोई रशिया ने उनको MKK 30 Su-30 MKK बेचा, उनको 30 MKI उन्होंने हमको दिया, क्योंकि कई मामले में बहुत एडवांस है। उसके साथ साथ जो है वो सॉफ्टवेयर जो हमारे टेक्नोलॉजी आजकल वेपन सिस्टम में सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा योगदान है। उसकी मारक क्षमता में अचूक में, और उसमें भारत आज की समय में विश्व लीडर। आप देखें कि रूस का इंजन मिला और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता मिली तो ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे घातक मिसाइल बन गई। तो भारत ने जो भारत को हथियार मिले भी थे, भारत ने उन हथियारों को उन्नत कर लिया अपने एवियोनिक्स उसके कैपेबिलिटी के माध्यम से। तो चाइना के पास में जो है वो ऐसी जुगाड़ की टेक्नोलॉजी है हर चीज़ में। भारत के पास में अपने खुद का, दूसरी भारत का जो है वो अपना खुद का एक पुराना, बीच में थोड़ा सा लिथार्जीनेस रह गई, वरना हमारा जो हमारी वेपन इंडस्ट्री है दुनिया की सबसे पुरानी है। आज़ाद हुए थे हम जब, तो हमारे पास 45 ऑर्डिनरी फैक्ट्रीज थी, हम तो बना रहे थे ना उस समय में। 25 लाख की, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक 25 लाख आर्मी की नौकरी थी, तो 25 लाख की सेना के लिए हथियार हम बना ही रहे थे ना, और दुनिया में हमारी सेना जो लड़ रही थी उन हथियारों के साथ में, तो इसका मतलब केवल हथियार थे हमारे पास में। ये आज़ादी के ठीक बाद में थोड़ा नेहरू को जो बुखार था कि वो शांति दूत बनना चाहते थे,
तो उन्होंने जो है भारत की तैयारियों को, रक्षा तैयारियों को बहुत ज़्यादा ढील दे दी। मतलब 62 की लड़ाई में सैनिकों के पास में गोलियाँ नहीं थी, रसद नहीं थी, सैनिकों के पास में जूते नहीं थे, बजट उन्होंने जो है वो नहीं दिया था सेना को। तो इस वजह से हमारी सेना को पीछे हटना पड़ा, वरना हमारी सेना जो है वो कतई नहीं हटती। और वैसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आए थे जब कि 62 की लड़ाई में एक हमारे 100 लोगों ने 12 से चीनी सैनिकों को मारा था। तो अगर सोचिए हमारे पास अगर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ वहाँ पर चाइना के टक्कर में होती और हमारे पास रसद होती तो क्या होता, बांसी लड़ाई का नतीजा क्या होता। तो वो तो हमारी बीच में लेथार्जीनेस जो की, और उसके बाद जो है वो वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम भ्रष्ट सरकारों की वजह से, ताकि आयात के ऊपर निर्भरता जबरदस्ती बना के रखी गई। और अब वो चीज़ें नहीं हैं, चीज़ें बदल रही हैं और हम भी एडवांस वेपन सिस्टम्स तैयार कर रहे हैं। जैसे कि अपना जो है हमारा LCA है तेजस जो है वो दुनिया के बेस्ट LCA में से है। हमारा मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो 2030 तक हमारा आ जाएगा, 24 तक उसकी डिज़ाइन फाइनल हो जाएगी, 24-25 तक वो दुनिया का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट क्राफ्ट होगा। हमारे पास में जो है वो ड्रोन्स जो है अटैकिंग ड्रोन्स हैं, तो वो हमारे जो है प्रोग्राम चल रहा है। मैं समझता हूँ 22-24 तक वो भी हमारा आने वाला है। और तमाम सारे वेपन सिस्टम्स के ऊपर में हमारा काम चल रहा है। तो वो लेथार्जीनेस जो थी वो दूर हो गई है। भारत इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को शामिल करके मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि बाकी दुनिया के सभी जो विकसित देशों में यही चीज़ है, तो उसको उन्होंने शामिल किया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भारत ध्यान दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि और हमारे पास इतिहास हमारे पास है ही है, वो केवल लेथार्जीनेस दूर करने की बात है, वो दूर अभी कर दी गई है। और मैं समझता हूँ कि भारत इस मामले में भी जो है वो चीन से आगे निकल जाएगा, क्योंकि हमको बेस्ट टेक्नोलॉजी हर जगह से मिलेगी, क्योंकि हम इन्फिल्ट्रेशन तो हम गड़बड़ियाँ करते नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि सैन्य तुलना में उनके पास नंबर्स भले ही ज़्यादा हों, लेकिन हमारे पास वेपन्स की क्वालिटी हमारी अच्छी है। और हमारे जो वेपन्स के पीछे लोग जो मैन हैं वो हमारे उनसे कई अच्छे हैं। कि मतलब हमारा जो पायलट है वो MiG-21 से जो है वो F-16 को उड़ा देता है। तो ऐसे जब हमारे पास, तो हमें, मैं नहीं समझता कि जो है वो उनके न्यूमेरिकल नंबर से हमें को डरने की ज़रूरत है। हमारे पास में टेक्नोलॉजी उनसे बेटर है। जैसे कि आपका उनका जो सबसे बड़ा उनका जो दिखाते हैं कि J-30 FJ-20 उन्होंने प्लेन उनका है, वो तो ये स्टील टेक्नोलॉजी है और ब्ला ब्ला तमाम चीज़ें हैं। अभी उसके मुकाबले में राफेल जो आ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट ये J-20 इतना हैवी प्लेन है कि मैन्यूवरिंग उसकी जो है वो बहुत ढीली है। और उसके मुकाबले राफेल एकदम फास्ट है। अच्छे इंडियन पायलट उसके साथ साथ में उनको फास्ट मैन्यूवरिंग वाली मशीन, डॉग फाइट में कहीं टेकने वाला नहीं J-20 राफेल के साथ में। तो मैं समझता हूँ कि नंबर्स से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे नंबर्स भी इतने कम नहीं है, पर हमारी क्वालिटी उनसे ऊपर है वेपन सिस्टम की, और हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम जो है वो इससे ये हम बेटर हैं, आई एम श्योर अबाउट इट। हमें कोई, अगर चीन के साथ युद्ध छिड़ जाता है तो भारत के पास क्या विकल्प है? भारत इसका सामना कैसे करेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मैं समझता हूँ कि आज जो है अगर आप देखें, अगर ऐसी लड़ाई चलती है तो भारत के पास में, भारत के दोस्त चीन के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। चीन के पास में केवल 2 दोस्त हैं, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, टर्की हो सकता है। टर्की लेकिन अलग थलग पड़ा हुआ है, उनको लपेटने के लिए वहाँ बहुत सारी यूरोपियन कंट्री है, लेकिन भारत के साथ बुरा है। लेकिन चाइना ने सबसे पंगा लिया है, हांगकॉन्ग को लेकर के ब्रिटेन से पंगा चाइना का है, अमेरिका से पंगा है, जापान से पंगा है, सबसे चाइना का पंगा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति अभी आती है जहाँ पर कि फुल फ्लैज वॉर की बात होती है, तो भारत बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में है। और रशिया, जिसको कि चाइना समझता है कि भाई वो उसका दोस्त है, रशिया जो है वो अगेंस्ट इंडिया जो है वो रशिया कभी भी चाइना की मदद नहीं करेगा। रशियन जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, वो चाइनीज़ को धोखेबाज मानती है और भारतीयों को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है दुनिया में। तो मैं समझता हूँ कि रशिया चाइना के साथ में कोई बड़ी पावर्स रहने वाला, चाइना जो है वो बिल्कुल अलग थलग पर जाने वाला है अगर ऐसी स्थिति आती है तो। और हमारे साथ जो है वो इजराइल है, हमारे पास इजराइल ने कारगिल वॉर में उन्होंने
टेक्नोलॉजी दी और मोदी के आने के बाद तो जो है वो रिश्ते इसराइल के साथ हमारी बहुत अच्छे हो गए, अमेरिका के साथ हमारे। नूतन जी कृपया ये बताएं कि भारत और चीन की सभ्यताएं अत्यंत पुरानी सभ्यताएं हैं। भारत और चीन के बीच काफ़ी मधुर संबंध रहे हैं। भारत ने चीन को बौद्ध धर्म दिया है। भारत और चीन के यात्री साधु संत एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहे हैं। तो पिछले 50 वर्षों में ऐसा क्या हुआ जो भारत और चीन के बीच इतना सैन्य संघर्ष हो रहा है? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है कि चाइना के साथ में पिछले 50 सालों में ये 60-70 सालों में ये टेंशन शुरू हुआ। उसकी वजह ये है कि चाइना और भारत के जो बॉर्डर्स थे उसके बीच में तिब्बत था। तो जब तिब्बत को चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया तब आकर के चाइना जो है वो भारत के बॉर्डर, भारत के स्तर पे आया। तो ये नेहरू ने बहुत बड़ी गलती की थी, जो नेहरू ने जो है वो तिब्बत को सपोर्ट नहीं किया। चाइनीज जो उनके ऊपर जो हमला हुआ उसके उस समय में भारत ने, देखिए डोकलाम में चीन ने हरकत की तो भारत ने अब जो है इमीडिएटली जो डोकलाम की लड़ाई थी वो भूटान के सीमा में होगी, भारत की सीमा में नहीं होती। लेकिन भूटान हमारा प्रोटेक्टिव कंट्री है तो हमको जो है वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक बॉर्डर का बड़ा हिस्सा चाइना के बीच में, हमारे बीच में है वो। तो भारत को उस समय दूरदृष्टा दिखा करके तिब्बत का सपोर्ट करके और चाइना को वहाँ नहीं आने देना चाहिए था, और वो जो है वो बहुत कम खर्चे में वो काम हो जाता। तो ये तो भारत ने बड़ी गलती की। जब ये गलती की, उस गलती की वजह से चाइना आया। और उससे पहले जब चाइनीज़ नहीं थे, जब चाइनीज़ तुर्कमेन जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान जिसको आज वो शिनजियांग प्रोविंस बोलते हैं, तो वो शिनजियांग में और तिब्बत में नहीं थे, तो अंग्रेज़ों के टाइम में फिर क्या था कि जो होता कि वो एक महाराजा हरी सिंह के और तिब्बत के बीच में दूसरी जो प्रॉब्लम जो हुई वो ये हुई कि भाई जो महाराजा हरी सिंह की जो नॉर्थ फर्दर जो आउटपोस्ट थी वो बिल्कुल कराकोरम के पास में थी। इधर पैगोंग से लेक जो है वो बॉर्डर था तिब्बत के साथ में महाराजा हरी सिंह का, और तिब्बत के साथ में जो कि फ्रेंडली रिलेशन थे, तो जो ट्रीटी भी हुई थी, मैं समझता हूँ शिमला एग्रीमेंट जो हुआ था ब्रिटिश इंडिया और तिब्बतियन गवर्नमेंट, महाराजा हरी सिंह की गवर्नमेंट, और उसमें चाइना भी था, लेकिन चाइना ने उसमें कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं था, और इंडिया ने भी उसमें जो है वो उस एग्रीमेंट में जो तिब्बत के साथ जो उन्होंने क्या सीमाएं हैं वो उन्होंने डिस्कशन नहीं किया था चाइना के साथ में। तो उस समय तक जो है चाइना ध्यान ही नहीं दिया करता था। अक्साई चीन के ऊपर चाइना ध्यान मतलब इवन बॉर्डर टॉक्स में जो है वो चाइना आता नहीं था। और आपको ऐसे नक्शे, चाइनीज़ नक्शे अवेलेबल हैं सेंट पीटर्सबर्ग के म्यूज़ियम में, जिसमें कि चाइना ने खुद चाइनीज़ नक्शे में अक्साई चीन को चाइना ने जो है वो भारत का हिस्सा माना और भारत की बाउंड्री उसने कराकोरम तक मानी। अभी जब शिनजियांग में जाके चाइना एक इलीगली बैठ गया, तिब्बत में बैठ गया, तब उसको ज़रूरत पड़ी शिनजियांग, तिब्बत से शिनजियांग के लिए उसको, तब उसको अक्साई चीन की ज़रूरत न हुई। तब उसने अक्साई चीन के ऊपर में जो है वो अपनी निगाह गड़ाई और 62 में उसने अक्साई चीन भारत से ले लिया, क्योंकि अक्साई चीन बीच में रहने से उसका कंट्रोल जो है वो में दिक्कत थी उसको शिनजियांग प्रोविंस में। तो स्थिति जो है वो चाइना की ये थी कि जो है जो हमारी उनकी स्थिति आई बॉर्डर डिस्प्यूट की, वो आई जब चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई किया। तो हमें लगता है कि हमें अगर चाइना के साथ में अगर तो उसको सेटल करना है, तो मैं समझता हूँ कि व्हाट इंडिया शुड डू। उसके अलावा एक चीज़ और थी, वो ये था कि जो सीमांकन था, एक और जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि सीमांकन में जो है वो ब्रिटिशर्स उसके अंदर में कूदे। अभी ब्रिटिशर्स ने इंडो चाइना ये जो तिब्बत जो इंडो तिब्बत बॉर्डर है उसके ऊपर एक नहीं 11 जो है वो बॉर्डर लाइन, वो अलग अलग सर्वेयर्स आते थे, वो अलग अलग एक जगह की ये बॉर्डर लाइन, एक जगह की वो बॉर्डर लाइन, क्योंकि महाराजा हरी सिंह का जो समझौता था तिब्बत के साथ में कि भाई वो कहते थे कि उन्होंने उसमें समझौते में है कि भाई हमारे पुराने रिलेशन है, जो स्थिति है वैसी स्थिति रहेगी हमारी, उन्होंने ये तय किया था। कोई डिमार्केशन क्या नहीं, बिकॉज हमारे अच्छे रिलेशन हमारे थे।
इट वॉज लाइक तिब्बत वाले संस्कृत टैक्स में तिब्बत को त्रिविष्ट बोला गया है, भारत के साथ में उसके रिलेशन ऐसे रहे हैं। तो एक तो वो डिमार्केशन कायदे से उस समय ज़रूरत ही नहीं थी, और दूसरे ब्रिटिशर्स ने जो डिमार्केशन किया उसमें उनका क्या रहा कि क्योंकि वो भारत के थे नहीं, तो वो क्या करते थे कि वो जो है वो चाइनीज़ को भी देखा करते थे, बिकॉज उनके साथ चाइनीज़ के पहले बिजनेस रिलेशन होते थे। तो कई जगह होता था कि वो चाइना इच्छुक नहीं होता था, किंतु फिर भी वो चाइना को आप आमंत्रित करते थे कि आप भाई आप ये बॉर्डर टॉक्स में आइए, और चाइना जो है वो उसमें आता भी नहीं था, और चाइना जो है जो भी होता था वो चाइना मान लिया करता था। मैंने जैसे आपको बताया एक्साई चीन चाइना ने माना, अपने नक्शे में मान लिया चाइना ने। सेंट पीटर्सबर्ग में वो नक्शा मौजूद है 1912 के आसपास में। चाइना को जो है वो अक्साई चीन की और ये अरुणाचल और ये सब चीज़ें जो है वो जब ज़रूरत पड़ी, जब चाइना को जब चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई किया तिब्बत को और शिनजियांग प्रोविंस को, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान को, तब ये ज़रूरत पड़ी। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें ये कोर्स सेटल करना है तो हमको तिब्बत को जो है मान्यता, मैं समझता हूँ कि हमें देनी पड़ेगी, और वो समय आ गया है कि हम तिब्बत को जो हमने बैक बर्नर पे हमने डाल दिया था। एक्चुअली चाइना के साथ, चाइना जो है वो हमेशा नेहरू के साथ जो झगड़ा था चाओ एन लाई का, वो झगड़ा भी था कि वो नेहरू ने जो दलाई लामा को शरण दी थी और भारत में तिब्बत की निर्वासित सरकार आई थी, उसकी वजह से चाओ एन लाई ने इसको लिया कि जो है भारत की जो मंशा है वो विस्तारवादी है, और ये उसने उसका लबोलबाब निकाला, और उसके बाद उसने जो है वो भारत के साथ में दिल्ली में रखना शुरू कर दिया और बैर रखना शुरू कर दिया। हालांकि सन 59-60 तक आप यकीन जानिए जो है वो चाइनीज़ स्टैंड ये थी कि भाई हमारा ये हमको नक्शा ये मंजूर नहीं है, लेकिन हम भारत के साथ लड़ाई हम नहीं करेंगे। ये चाइनीज़ का स्टैंड हुआ करता था। और तिब्बत की सप्लाईज जो है, जो नॉन मिलिट्री सप्लाई है, 62 तक कलकत्ता एयरपोर्ट से रही है, और जो फर्दर नॉर्थर्न जो पोस्ट थी यारदंग में, जो पोस्ट थी महाराजा हरि सिंह की लास्ट पोस्ट थी, उसकी जो सप्लाईज होती थी वो सप्लाईज ईस्ट तुर्कमेनिस्तान से, उस समय वो वहाँ पे चीन ऑक्यूपाई नहीं था जब, तो वहाँ पर उनकी सप्लाईज उसको जो फर्दर नॉर्थ की जो पोस्ट थी वहाँ पर जो मतलब जो कुलून रिवर के किनारे तक जो गया हुआ था, और जहाँ ईस्ट तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर है, अब वहाँ शिनजियांग है, तो वहाँ पर वो सप्लाईज उनकी वहाँ से आती थी। जस्ट इमेजिन। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ हुआ, ये इसके अंदर में बहुत बड़ा जो हाथ है वो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान और चाइना और तिब्बत पे चाइना का कब्जा है, और लिहाजा भारत को इस चीज़ को बड़े जोर शोर से दुनिया में उठाना चाहिए, और चाइना को कहना चाहिए कि भाई सख्ती से कि आप यहाँ से वापस जाइए। ये अगर चाइनीज़ नहीं मानते हैं तो हमें भी वो वन नेशन जो हमने माना था कि जो समझौते किया था राजीव गांधी ने कि वन नेशन पॉलिसी, वो हमको भी नहीं माननी चाहिए। हमको ताइवान को और तिब्बत को सबको हमको मान्यता देनी चाहिए, और मैं समझता हूँ देना चाहिए, और सब होने से मैं तभी झंझट का समाधान मैं समझता हूँ एक स्थायी समाधान निकल पाएगा। मोदी और जिनपिंग ने इतनी गलवहियाँ की हैं, कभी वुहान, कभी अहमदाबाद, तो कभी मामल्लापुरम, इतना कुछ हुआ, फिर सीमा पर ये विवाद जो दिख रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक पड़ोसी के साथ संबंध बनाना मैं नहीं समझता कि असल में बुराई है, और मोदी ने जो किया वो एक अच्छे इरादे से किया। भारत और चीन अगर ये दोनों मिल जाएं तो, और मतलब तो क्या आपको लगता नहीं कि भाई दुनिया कितनी बेहतर हो सकती है? तो मैं समझता हूँ कि गलबहियाँ करने में और दो चीज़ें हैं। हम अच्छे रिलेशन चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, और ये करना चाहिए पहली चीज़। लेकिन इसकी वजह से हम समर्पण कर दें, वो नहीं होना चाहिए।
प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्वीट पर सीधा निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ना कोई जमीन पे घुसा है और ना ही किसी ने कब्जा किया है। प्रियंका गांधी ने सीधा निशाना साधते हुए कहा, सैटेलाइट फोटो में साफ दिख रहा है कि पैंगोंग झील के पास चीन ने अपनी पावन धरती पर कब्जा कर लिया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल जी को तो समझ नहीं है, लेकिन प्रियंका जी को थोड़ा ज्ञान है, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने एमए किया है बुद्धिस्ट उसमें स्टडीज़ में उन्होंने, और दूसरा उनका बचपन जो है वो महाराजा कर्ण सिंह के यहाँ, इंदिरा गांधी के महाराजा कर्ण सिंह से बड़े अच्छे रिलेशन थे, तो बचपन उनका महाराजा कर्ण सिंह के यहाँ काफ़ी बीता है। और जो पैंगोंग से लेक या लेक और लद्दाख और तिब्बत के साथ जो 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 हमारा जो बॉर्डर्स थे वो कश्मीर राज्य के थे, तो उनको जो है वो ये बात ना मालूम हो कि कश्मीर राज्य के बॉर्डर्स क्या थे, तो मैं इसको मानता नहीं। लेकिन फिर भी उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो तिब्बत के शासकों के साथ में और महाराजा हरि सिंह के साथ जो ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी में पैंगोंग से लेक जो है वो महाराजा हरि सिंह ने उसको बॉर्डर माना था तिब्बत के साथ में। अभी जब चाइना तिब्बत पे कब्जा कर लिया तो फिर वो बॉर्डर चाइना के साथ हो गया, तो वो चाइना के साथ हो गया तो फिर हमारा जो बॉर्डर है वो पैंगोंग से लेक रहा। और पैंगोंग से लेक में उस समय में ही आधी लेक पे जो है वो चाइना का था, कब्जा था। लेक का जो मतलब सदर्न पोर्शन था वो उधर चाइनीज़ कब्जा था, और नॉर्दर्न पोर्शन के ऊपर इंडिया का था, और पेट्रोल दोनों लोग करते थे। और आज भी स्थिति वैसी की वैसी है। हमको ज़रा प्रियंका जी को कहाँ से मतलब ये उनको चंडू खाने की मिलती है, या उनके कौन से उनके दूत लगे हैं जो ये बता रहे हैं कि भाई वो कब्जा हो गया चाइना का। बल्कि प्रियंका जी जो है वो ये सब सवाल मोदी से करने के बजाय अब उनके नाना से तो वो सवाल नहीं कर सकती हैं। भाई नाना के टाइम में तो वो थी नहीं, जिन्होंने 1962 में अक्साई चिन दे दिया था, और 63 में काराकोरम जो है वो चाइना को दे दिया था, कब्जा करा दिया था और खाली बैठे रहे। लेकिन 2004 से और 2014 तक जो 10 साल का शासनकाल रहा, जिसमें कि उनकी मां सोनिया गांधी जो है वो सरकार रिमोट से चलाती थी, उस समय में चाइना ने तियापंगनक पर कब्जा किया 2008 में। 2008 में चापजी घाटी में कब्जा किया चीन ने। डूमचली में 2009 में कब्जा किया। डेमचौक में 2012 में चीन ने कब्जा किया। राकीनूला में चीन ने 2013 में कब्जा किया। अब उसके बाद 2017 में डोकलाम चाइना विफल रहा। 2020 में जो है आपका पैंगोंग से लेक चाइना विफल रहा। गलवान घाटी चाइना विफल रहा। तो मैं समझता हूँ कि जो प्रश्न है वो प्रियंका जी को अपनी माता जी से करने चाहिए कि माता जी आपने कब्जा जो है वो चीन का क्यों कराया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन वीरों को खतरे की ओर बिना हथियार क्यों भेजा, किसने भेजा और इसका जिम्मेदार कौन। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा, कौन जिम्मेदार है। धन्यवाद। अरे राहुल दादा भाई बड़े हैं वो मुझसे, तो ये प्रश्न तो आपको पूछना चाहिए अपनी मम्मी से
और क्योंकि आपके पापा के साथ है वो आपके पापा ने, और उसके बाद में आपकी मम्मी की जो रिमोट कंट्रोल सरकार थी उन्होंने ये सब शुरू किया बकायदा था कि चाइना के साथ जो सीमा है उसके ऊपर में हथियार लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि 67 में जो है वो लेके नहीं जाना है। और वो क्यों चाइना ऐसा क्यों चाहता था, क्योंकि 67 में चाइना को मार पड़ी थी। हमने नूतन जी से आज चीन संकट पे चर्चा की। आशा है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब हम आपसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ, फिर मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते खबर की खबर में। तब तक के लिए धन्यवाद।